ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग जो है अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। देखो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी आई थी। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, पूरा का पूरा हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा चेंज आया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले यानी कि 1951 से लेकर के 1991 तक जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई गई थी, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में क्या था, ठीक है, ओके, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में क्या था, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के क्या फ़ीचर्स थे, ठीक है, वो सारा चीज़ मेनली हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो देखो 1991 के बाद की जो पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, इसलिए इसके बाद की जो पॉलिसी है उसको एक अलग चैप्टर में ही हमें डिस्कस करना है। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ 1951 से लेकर 1991 तक का जो के बीच की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में क्या पॉलिसीज़ थी और उन पॉलिसीज़ का क्या फ़ीचर्स है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला फ़ीचर जो है वो है हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। देखो अभी 1951 में हमारा देश अभी जस्ट कुछ साल पहले ही आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस वजह से गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि जो पावर है वो प्राइवेट हैंड में जाए। ठीक है, गवर्नमेंट पावर बिल्कुल भी प्राइवेट हैंड्स में नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आपको ये बात पता ही होगा कि गवर्नमेंट पे जो अंग्रेज़ों ने राज किया था उसके पीछे जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से था, एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इस वजह से ये भी एक डर था गवर्नमेंट के पास और बहुत से प्रॉब्लम्स थे, बहुत डर था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में अगर हम पावर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में अगर पावर देते हैं तो देश का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने मेन रिलायंस किया, यानी कि मेन भरोसा एकदम जो है हैवी डिपेंडेंट थी पब्लिक सेक्टर पे, यानी कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही मेन भरोसा किया, ज़्यादा भरोसा पब्लिक सेक्टर पे किया। यानी पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि प्राइवेट सेक्टर पे। ओके, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने IPR यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956 पारित किया। 1956 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट। इस एक्ट के अंडर 17 इंडस्ट्रीज़, ओके, 17 इंडस्ट्रीज़ को रिज़र्व कर लिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए। ओके, 17 इंडस्ट्रीज़ रिज़र्व किया गया। 17 इंडस्ट्री मतलब 17 कंपनी नहीं, 17 इंडस्ट्रीज़। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कपड़े की बात करें, ठीक है, तो कपड़े की बात करें तो पूरा का पूरा जितनी भी कपड़े से रिलेटेड कंपनियां थी वो सब, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ लो, ओके, सीमेंट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ओके, ये सारी इंडस्ट्रीज़, इस तरीके से टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ को रिज़र्व कर लिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए। यानी 17 इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेस कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगी। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंपनियां ही 17 इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेस कर सकती थी, ओके, इस एक्ट के अंडर। उसके बाद 12 इंडस्ट्रीज़ को जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया तो गया 12 इंडस्ट्रीज़ को, बट उसके पीछे उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग वगैरह लगाया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि भाई 12 इंडस्ट्रीज़ तो प्राइवेट सेक्टर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है ट्रांसफ़र किया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी को भी जो है 12 इंडस्ट्री दिया गया, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग वगैरह कंपलसरी किया गया, जिससे कि इनका डेवलपमेंट तो हो, प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो हो, बट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हो, बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से हो। ओके, अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या था कि भाई इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और जो है पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ये मानती थी कि एक सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी जिसमें कि पब्लिक का भला हो, जिसमें कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, वो तभी अचीव की जा सकती है जबकि पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट हो। ओके, तो हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर समझ में आया कि भाई जो गवर्नमेंट थी, इंडिया गवर्नमेंट, वो मेन रूप से पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही थी। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी मेन इंडस्ट्रीज़ थी, वो पब्लिक
सेक्टर को ही दी गई थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी, ठीक है, 1951 से लेकर 1991 तक। ओके, इसमें IPR एक्ट 1956 में पारित किया गया, जिसमें कि 17 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व कर लिया गया, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। ओके, 17 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व कर लिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए, और केवल 12 इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी ज़्यादा लाइसेंसिंग और काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस के साथ। ओके, मेन रीज़न क्या था इसके पीछे? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मानती थी कि कंट्री का डेवलपमेंट तभी किया जा सकता है जबकि पावर जो है वो पब्लिक के हैंड में हो या फिर गवर्नमेंट के हैंड में हो। ओके, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखो, प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो किया गया, प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। जैसा कि तुम्हें मैंने बताया ही है कि 12 इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिए गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता था। तो इसमें जो है इंडस्ट्रियल एक्ट लगाया गया था 1948 में, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था 1948 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नई इंडस्ट्री खोलने के लिए, कोई भी किसी भी नई कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में इंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, काफ़ी रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। बिना लाइसेंस या बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में इंटर नहीं कर सकती थी। ओके, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 में लागू किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नई इंडस्ट्री बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट सेक्टर में इंटर नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन काफ़ी रेगुलेटेड तरीके से, काफ़ी रूल्स रेगुलेशन लगा करके, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनका डेवलपमेंट किया जा रहा था, ठीक है। और एक और एक्ट लगाया गया था, MRTP एक्ट। ओके, MRTP एक्ट 1969 में लाया गया था। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ओके, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में MRTP एक्ट लाया गया, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था, किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है। एक तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन था कि भी कोई भी नई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी नई कंपनी प्राइवेट सेक्टर में एंटर नहीं कर सकती थी बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ थी, यानी जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी, उनके एक्सपेंशन पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। एक्सपेंशन यानी कि उनके ग्रोथ पे, कि भाई आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए प्रोडक्शन लिमिट डिसाइड कर दिया गया था, उनके लिए जो है एक्सपेंशन लिमिट डिसाइड कर दिया गया था कि इससे ज़्यादा एक्सपेंड आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्यों? उसके पीछे मेन रीज़न ये था, ये सारा रिस्ट्रिक्शन जो था ना, ये सारा रिस्ट्रिक्शन के पीछे मेन रीज़न था क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मानती थी कि जो इकोनॉमिक पावर है वो प्राइवेट हैंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक पावर प्राइवेट हैंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और उस जो है अभी हम लोग जो है अनडेवलप्ड कंट्री थे, और गवर्नमेंट हमारे देश को डेवलप करने के लिए ये चाह रही थी कि जो इकोनॉमिक पावर्स हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में रहें, बिल्कुल भी प्राइवेट हाथ में ना जाएं, जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। ओके, और हमें दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल ना झेलना पड़े। ओके, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। एक हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता था, और दूसरा रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो किया गया, लेकिन काफ़ी रेगुलेटेड तरीके से। अब हम लोग तीसरा डिस्कस करेंगे। अब तीसरे फीचर को देखते हैं हम लोग। तीसरे फीचर क्या है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको रेगुलेट किया जा रहा था, ठीक है। यानी कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए जा रहे थे, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा था कि इनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जितने भी थे प्राइवेट सेक्टर के, स्पेशली जितने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा था, जिससे कि इनका एक्सपेंशन ना हो। ओके, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक तरफ प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है, प्रमोट किया जा रहा था उनको प्रोटेक्ट करके। ओके, तो इसके बारे में डिटेल लिखिए, मैंने क्या लिखा है। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वॉज रेगुलेटेड थ्रू MRTP एक्ट। तो अभी मैंने MRTP एक्ट के बारे में बताया आपको कि MRTP एक्ट के थ्रू
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया जा रहा था, ठीक है, जिसमें कि लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दी गई थी। किसी भी न्यू इंडस्ट्री को अगर प्राइवेट सेक्टर में एंटर करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत थी, उसे काफ़ी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, और एक्सपेंशन पे भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी रिस्ट्रिक्शन था कि आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे, जबकि दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा था फ्रॉम कॉम्पिटिशन्स, यानी कॉम्पिटिशन से उन्हें बचाया जा रहा था। किसके साथ कॉम्पिटिशन से बचाया जा रहा था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पिटिशन से बचाया जा रहा था। अब जरा देखिए कैसे। क्या है ना कि कुछ एरियाज़ को, सर्टेन एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिसको कि पूरी तरीके से जो है रिज़र्व कर लिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे प्रोडक्शन के जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोडक्शन कर सकती थी, ठीक है, लाइक हैंडलूम हुआ, ठीक है, हैंडलूम हुआ, सिल्क हुआ, इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन था, हैंडलूम इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रिज़र्व कर लिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कि भाई हैंडलूम का काम अगर करना है या फिर सिल्क का काम करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कर सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करे, ठीक है। तो ठीक है, जो भी जैसे कि लूम हुआ या फिर सिल्क हुआ, इन ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री हुई, सिल्क इंडस्ट्री हुई, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिज़र्व कर लिया गया था। यानी कि स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ थे, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थे, उनके लिए रिज़र्व कर लिया गया था हैंडलूम, सिल्क या फिर बहुत से ऐसे एरियाज़ थे जिनका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कर रही थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का इंटरफेयर उसमें नहीं था, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कंपटीशन से बचाया जा सके। ओके, साथ में कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर डेवलप्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले गए। ओके, सेवरल बोर्ड्स, बहुत सारे बोर्ड्स जो है बनाए गए, लाइक हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड बनाए गए, जो कि मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प के लिए बनाए गए थे, ठीक है, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट थे उनको ग्लोबल मार्केट में प्रमोट किया जा सके। ओके, तो आपने क्या देखा कि भाई जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे उनको एक तरफ प्रमोट किया जा रहा था, प्रोटेक्ट करके प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थे उस पर काफ़ी ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शन लगा करके इनको जो है रेगुलेट किया जा रहा था। ओके, हमारा चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो देखो 1951 से लेकर 1991 के बीच में बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया गया। हैवी इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें कि बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम किया जाता है, इंजीनियरिंग गुड्स का काम किया जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़। ओके, तो जो है ऐसी इंडस्ट्रीज़ का यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया गया। इसके पीछे रीज़न साफ था कि इन इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज़ में जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जा सकता था, ठीक है, जिससे कि और सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ में जो भी मशीन्स वगैरह बनती हैं उन मशीन्स का यूज़ करके हम आगे प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया गया जिससे कि देश में मशीन्स बनना शुरू हो जाएँ, मशीन बने और उन मशीनों का यूज़ करके हम आगे प्रोडक्शन करें और अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करें, इकोनॉमिक ग्रोथ करें। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ वर आइडेंटिफाइड एज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ थी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, इंजीनियरिंग गुड्स की, आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज़, उनका डेवलपमेंट किया गया काफ़ी स्ट्रेटेजिक। ये जो डेवलपमेंट है ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है था भारत का। ओके, अब ये इंडस्ट्रीज़ जो थी इन इंडस्ट्रीज़ का प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलपमेंट किया गया। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देते हुए डेवलपमेंट किया गया, मेन फोकस इन इंडस्ट्रीज़ पे किया गया। क्यों? क्योंकि भाई ये जो इंडस्ट्रीज़ थी वो यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज़ का काम कर रही थी। यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज़ कहने का मतलब है कि यही सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सप्लाई कर रही थी
इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि लगभग सारी इंडस्ट्रीज़ को ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई कर रही थी। फॉर एग्जांपल समझो कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इंडस्ट्री थी वही उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम आगे अदर इंडस्ट्रीज़ में कर सकते थे। इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स वगैरह बन रही थी उन मशीन्स का यूज़ हम लोग आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में कर सकते थे। आयरन स्टील कंपनीज़ में इंडस्ट्रीज़ में जो भी आयरन स्टील प्रोडक्ट बनते थे, जो भी मशीन के पार्ट्स वगैरह बनते थे वो भी आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज़ होते थे। तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए इंग्रेडिएंट्स का काम कर रहे थे और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद कोई भी अदर इंडस्ट्री बिना इनकी हेल्प के जो है या बिना इनके नहीं चल सकती थी, क्योंकि भाई बिना बिजली के कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इंडस्ट्री वहाँ ज़रूरत थी, बिना मशीन की कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती है, इसलिए इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंडस्ट्रीज़ थी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, इस तरह की हैवी इंडस्ट्रीज़ पे प्रायोरिटी बेसिस पे इनका डेवलपमेंट किया गया। ओके, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं हमारा फोर्थ, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई लोग पैसा बचाएं और उसको आगे इन्वेस्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसा बचा करके अपने घर में ही रखें, उसको कहीं बैंक में जमा करें या फिर कहीं आगे किसी अदर कंपनी में या फिर कहीं अदर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, जिससे कि वो जो है प्रोडक्शन हो और एक तो पैसा भी बढ़ेगा उनका और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेविंग को प्रमोट करने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि बैंक्स में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाने लगा, जिससे कि लोग जो पैसा अपने घरों में जो है सेव करके रखते थे, इधर उधर घरों में सेव करके रखते थे, उस पैसे को वो लोग बैंकों में जमा करना शुरू कर दिए, ठीक है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज़ एंड कैपिटल ग्रांट्स दिया गया। सब्सिडीज़ एंड कैपिटल ग्रांट्स यानी कि जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी उनको सब्सिडीज़ दी गई। सब्सिडीज़ लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी दी गई कि उनको जो है कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जा रहा था, वाटर सप्लाई कम रेट पे प्रोवाइड कराया जा रहा था, ठीक है। लैंड वगैरह प्रोवाइड कराया जा रहा था कम रेट पे। तो इस तरीके की सब्सिडीज़ दी गई जो भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कर रही थी। और दूसरी तरफ कैपिटल ग्रांट दिया जा रहा था, यानी कि भाई एक साथ कुछ पैसे दिए जा रहे थे, हेल्प किया जा रहा था इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ओके, तो भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया, यानी कि सेविंग को प्रमोट करने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाने लगा बैंकों में, जिससे कि लोग सेविंग प्रमोट हो सके और लोग अपना पैसा घरों में ना रख करके बैंक में जमा करके रखें। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज़ और कैपिटल ग्रांट्स दिया गया, ठीक है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, डोमेस्टिक बिजनेसमैन थे, उनको प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कंपटीशन से। क्या ज़रूरत थी भाई इसकी? देखो, एक तो भाई भारत जो था वो बिल्कुल भी अभी उस समय जो है ये नहीं चाह रहा था कि फ़ॉरेन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आकर के बिज़नेस करें, क्योंकि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एज अ बिज़नेस कंपनी के फॉर्म में ही आके यहाँ से जो है बिज़नेस स्टार्ट किया था। फिर आगे क्या हुआ ये सब कोई जानता है, ठीक है। एक ये रीज़न था। दूसरी तरफ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, अभी नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, जिससे कि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ थी, फॉरेन कंपनीज़ थी, अगर वो भारत में आती, ठीक है, और यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन भारत के कंपनीज़ के साथ या भारत की इंडस्ट्रीज़ के साथ होता, तो उससे भारत की इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। इस वजह से क्या हुआ कि भारत ने यानी कि इंडिया ने जो है वो प्रोटेक्ट किया हमारी इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से। अब ये कैसे किया गया? इसको करने के लिए भारत ने हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और साथ में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाए इंपोर्ट पे। कैसे? अब ये देखो कैसे फ़ायदा हो रहा है। देखो, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से क्या हुआ, जब हाई इंपोर्ट ड्यूटी होगी, हाई इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट पे हाई टैक्स लगाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम जो है विदेश से इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें हाई टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है, हाई टैक्स देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो जो सामान हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं वो भारत में आकर के काफ़ी महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका डिमांड यहाँ पे
कम होगा, ठीक है। महंगा होने की वजह से उसका डिमांड कम होगा, जिससे कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनका डिमांड बढ़ेगा। तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया जिससे कि इंपोर्ट को कम किया जा सके, ठीक है। और दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि भाई आप अगर इंपोर्ट कर भी रहे हो तो इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम किया गया जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है हमारा फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारा जो मेन फोकस था वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का हम प्रोडक्शन या फिर उसके सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्शन हम लोग भारत में ही कर लें, इंडिया में ही कर लें, ठीक है। तो इंडिया ने इस बात पे फोकस किया कि जिस चीज़ का यूज़ हम लोग इंपोर्ट करके कर रहे हैं, यानी कि जिन प्रोडक्ट का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका इंपोर्ट ना करके हम उसका सब्स्टिट्यूट कोई भारत में ही बना लें, इंडिया में ही प्रोडक्शन उसका स्टार्ट कर दें। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि भाई जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास बचा रहे और हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। फॉरेन एक्सचेंज बचा रहने का मतलब है कि भाई देखो, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो फॉरेन करेंसी हमारे पास बची रहे, इसके लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया कि भाई हम इंपोर्ट कम से कम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। कम से कम इंपोर्ट करेंगे एकदम, या फिर नहीं करेंगे, जिससे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन करेंसी में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास जो भी फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास बची रहेगी। दूसरी तरफ हम जो है सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रहे थे कि भाई हम अपने आप में अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करना चाह रहे थे। अगला पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, ठीक है। तो भाई देखो, फॉरेन कैपिटल पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, यानी विदेश से कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में, हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था यानी कि कैपिटल नहीं लगा सकता था, ओके। इसके लिए फेरा एक्ट बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके थ्रू जो है हमारी कंपनीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, कंट्रोल्ड किया गया, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। तो फेरा के थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल लगाया गया कि भाई कोई भी विदेशी कंपनी या विदेश का इन्वेस्टर हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, कैपिटल नहीं लगा सकता है। लोन के फॉर्म में आप विदेशों से पैसा ले सकते थे, ठीक है। लोन फ्रॉम अब्रॉड वर अकॉर्डेड हायर प्रायोरिटी दैन एफडीआई, यानी लोन के फॉर्म में आप विदेशों से पैसा ले सकते थे, लेकिन एफडीआई पे रिस्ट्रिक्शन था। एफडीआई पे रिस्ट्रिक्शन था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन था। हमारे देश की कंपनी में कोई भी विदेशी कंपनी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी कहने का मतलब कैपिटल नहीं लगा सकती थी। अब ये सब क्यों किया कि भाई कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर के कोई पैसा ना लगाए कंपनी में, हमारी कंपनी में पैसा ना लगाए, कैपिटल ना लगाए। इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि हम अपने मार्केट में, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, उस पर अपना इकोनॉमिक कंट्रोल चाह रहे थे। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे थे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कंट्रोल हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे हो, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, अगर विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते, तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है बहुत हद तक उसका इकोनॉमिक कंट्रोल उनके हाथों में चला जाता, फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथों में चला जाता, जो कि हम अभी नहीं चाह रहे थे। हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था और हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे देश का इकोनॉमिक कंट्रोल किसी विदेशी हाथ में रहे, ओके। जिसके लिए फेरा एक्ट के थ्रू जो है फॉरेन कैपिटल को कंट्रोल किया गया, यानी कि विदेश से आप जो है विदेश का कोई आदमी या विदेश की कोई कंपनी हमारे देश में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, ठीक है। लोन के फॉर्म में पैसा वहाँ से लिया जा सकता था। इसके बाद अगला पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है कि भाई जो भी प्लानिंग की गई वो सेंट्रलाइज्ड थी। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान्स ही हुआ करती थी। चाहे स्टेट लेवल पे ही अगर कोई प्लानिंग किया जा रहा हो, स्टेट लेवल यानी कि भाई अलग अलग राज्य के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अगर प्लानिंग बनाई जा रही है, तो उसको भी जो है 5 ईयर प्लान के अगेंस्ट ना बना करके 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती थी। स्टेट लेवल पे भी अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना था तो उस डेवलपमेंट के काम के लिए भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जा रही थी, यानी कि 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग ही ये काम किया जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है फीचर्स
ठीक है। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परस्यूड अंडर द प्लानिंग टिल 1991। तो अब देखो 1991 तक के फीचर्स हो गए। 1991 के तक जो है हमारे देश की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई। हमारे देश की कंडीशन यानी कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बेकार हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया 1991 में। ओके 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया, पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी ही चेंज कर दी गई, जिसके बारे में हम अभी जो है अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में वो नहीं है, ठीक है। अभी हम अगला टॉपिक अपना देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।